नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रिठाला विधानसभा उत्तर पश्चिमी लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे दीपक महेश्वरी जी हैं जो कि रिठाला मंडल से अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई हो सर, आपको पार्टी ने धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहा था। सबसे पहले आप इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? 22 जनवरी को जो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और जो रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है, ये हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक अभिभूत होने वाला क्षण है। आप जानते हैं ये हमारा 500 साढ़े 500 सालों का संघर्ष रहा है। हमने जो उस समय राजा दशरथ ने माता कैकेयी के कहने पर भगवान श्री राम को मात्र और मात्र 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन इस घोर कलयुग में आप समझते हैं भगवान श्री राम को 550 सालों का वनवास झेलना पड़ा। उनको अपने भव्य मंदिर से, भव्य महल से निकलकर एक टेंट के उसमें रहना पड़ा। आपने देखा, आपके चैनल वहाँ जा चुका है, आपने देखा है, दिखाया है लोगों को। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए अभिभूत होने वाला क्षण है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ऐसी है, हम और आप, जिसकी परिकल्पना कई वर्षों से, शताब्दियों से लोग कर रहे थे कि ऐसा ना जाने कब होगा, और वो क्षण आज हमारी और आपकी पीढ़ी के सामने आ रहा है और हम उस सुंदरतम दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे। तो इससे भव्यता की बात हमारे और आपके लिए क्या हो सकती है? कई लोगों ने बलिदान भी दिए थे इस राम मंदिर के बारे में थोड़ा जी देखिए, राम मंदिर के लिए बलिदान लोगों ने दिया, और ये बलिदान अभी से नहीं, ये बलिदान मुगल काल से चला आ रहा है। जब राम मंदिर का विध्वंस किया गया उस समय भी बलिदान हुआ, बीच बीच में लेके राम मंदिर को लेके आंदोलन हुए, उस समय भी बलिदान हुआ। और जब भाजपा के नेतृत्व में कार सेवक आंदोलन हुआ, उस समय आप देखा होगा आपने भी, और सारी जनता ने देखा किस बर्बरता के तरीके से सपा की सरकार ने, जब मुलायम सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किस बर्बरता से हिंदू धर्म में जो अपने रक्षक मंदिर को बचाने के लिए गए थे, अपने मंदिर के पुनर्निर्माण करने के लिए गए थे, उन रक्षकों पे उस भक्षक ने सामने से कैसे बर्बरता से गोलियां चलवाई थी, और कितने बलिदान हुए थे, कितने परिवार उजड़े थे, कितने लोगों को जेल में डाला गया था, कितने लोगों को पता नहीं कितनी कितनी सजाएं मिली, लोगों को मार दिया गया। ये बर्बरता की गई थी, जो कि हमारे देश में, जो राम का देश है, जो कृष्ण का देश है, अगर राम मंदिर वहां नहीं होगा तो क्या राम मंदिर इंग्लैंड में होगा? क्या राम मंदिर अमेरिका में होगा? इस पावन धरती पे, ये पावन धरती श्री राम की है, श्री कृष्ण की है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके मंदिर ही रहेंगे। मगर सर कुछ इंडिया गठबंधन कुछ पार्टी हैं जो इसका बहिष्कार कर रही है, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया सर, तो इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, ये आपस में संगठित होकर इन्होंने अपना इंडिया अलायंस जो बनाया है, जिसको इन्होंने नाम दिया इंडिया, ठीक है। इन्होंने अभी से नहीं, जब से राम मंदिर की लड़ाई चली आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राम के और राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए दिखाई दिए हमेशा से। और जब यह अपना वाक्य सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट में इसी पार्टी ने, इन सभी पार्टियों ने मिलकर अपने बड़े बड़े तुर्रम खां वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए थे, और वहां ये कहलवाते थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, कि राम तो है ही नहीं, वह तो काल्पनिक है। राम काल्पनिक हो गए उनके लिए। उनके लिए अगर राम काल्पनिक हो सकते हैं तो वो इस देश की क्या दुर्दशा करेंगे, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और उन लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, बहुत विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। और जब अब वो क्षण आ गया, इतना बढ़िया सुंदरतम क्षण आ गया, राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होने जा रहा है, इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। इसको वो कह रहे हैं किसी संगठन का कार्यक्रम रह गया, भाजपा का कार्यक्रम रह गया, आरएसएस का कार्यक्रम रह गया। नहीं, यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अंतर्गत ही हो रहा है। सर मगर सवाल मेरा ये भी है, जैसे विरोधी पार्टियों को कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा धर्म का मुद्दा लेके चल रही है, जैसे ऐसे चुनाव नजदीक हैं तो धर्म के मुद्दे को लेके चल रही है, विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है भाजपा। देखिए, भाजपा धर्म का मुद्दा लेके नहीं चल रही। 1947 में भाजपा नहीं थी। इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? भाजपा नहीं थी ना 1947 में। इस देश का विभाजन केवल और केवल धर्म के आधार पे हुआ था। तब तो कांग्रेस थी। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश का विभाजन किया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनाया।
बीच में से एक चीर फाड़ करके चौड़ा रास्ता देना चाहते थे बांग्लादेश से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। एक हिंदुस्तान इधर कर देते, एक हिंदुस्तान इधर कर देते और वो हिंदुस्तान विभाजित हो जाता। वो तो हमारे किसी राम भक्त ने और देशभक्त ने उस समय एक डिसीजन लिया और आज आप सब देखते हैं कि पूरा हिंदुस्तान संगठित हुआ। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपना दृढ़ निश्चय दिखाया, उसी के कारण आज यह देश एकत्रित हो पाया। तो 24 के चुनाव में सर क्या आपको लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी इस बार? 24 के चुनाव आने वाले हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना यह भी है कि हमें निमंत्रण आया है, हम नहीं जाएंगे। कुछ ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, ये राम मंदिर, राम सबके हैं, आपके, हमारे, विपक्षियों के, सबके हैं। वो चाहे अंदर से कुछ भी चाहते हो, लेकिन राम उनके भी हैं, राम उन पे भी कृपा करते हैं। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपने वकील खड़े कर दिए, वो विपक्ष में हमेशा खड़े रहे, तो अब तो ऐसा क्षण आ चुका है कि पक्ष में आ जाएं। अब तो ऐसा क्षण है, उन्हें चाहे राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का न्योता मिले या ना मिले, उन्हें तो जाना चाहिए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रभु के नतमस्तक होना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने सुप्रीम कोर्ट तक आपका विरोध किया, लेकिन आप तो पालनहार हो, आप हमारी भी नैया पार लगा सकते हो प्रभु। जो हमने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े आपके खिलाफ इतने कुकर्म किए, कृपया उसने उन्हें क्षमा कीजिए। ये कह के उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि राम भाजपा के नहीं, राम हमारे भी हैं। अब इन्होंने ठप्पा लगाया है कि राम भाजपा के हैं। भाजपा के तो राम शुरू से थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे, लेकिन भाजपा कहती है राम सबके हैं, इनके भी हैं, हमारे भी हैं। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि राम इनके भी हैं। तो 24 में मतलब पूरा पक्का प्लान है इस बार सर? कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, 24 में 2024 का जो चुनाव मोदी जी का आने वाला है, उसकी तैयारियां हमारे संगठन ने शुरू कर दी हैं। वो हमारे अंतर्गत आंतरिक तौर से अभी तैयारियां चल रही हैं, संगठन की रूपरेखा तैयार हो रही है। और 2024 में जो मोदी जी ने 2014 से लेके 2024 तक जो विकास किया है, देश का विकास केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर तक नहीं हुआ, देश का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हुआ है। आज भारत को विश्व के पटल पर सारे नेता ऐसे देखते हैं, ओ ये तो भारत, ये नया भारत, लोग अपने मन से कहते हैं ये मोदी का नया भारत है, ये भारतीयों का नया भारत है। आज नया भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो काम हुए हैं वो आज आपने देखा कोरोना काल में भारत जैसा देश, जो कि खुद भी, अगर इसमें मोदी जी के अलावा कोई सरकार होती, कोई नेतृत्व होता भारत में, तो कोरोना जैसी महामारी में ये देश अस्त व्यस्त तहस नहस हो चुका होता। सर सवाल मेरा ये भी है, आप देश को लेकर बात करेंगे, देश मजबूत हुआ, मगर आप महंगाई के मुद्दे पे आप बात नहीं करते सर। आप देखिए, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। जी, बेरोजगारी और महंगाई, आपने देखा होगा अभी IMF की रिपोर्ट आई है, 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। कितने लोग हैं सर, बता दीजिए? 5 करोड़ लोग। दिल्ली की अगर बात करें, पूरे देश की मैं आपसे बात कर रहा हूं, IMF ने पूरे देश का डाटा दिया है कि भारत में 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो बेरोजगारी, अगर मैं चाहूं तो रोजगार मेरे लिए है, अगर मैं ना चाहूं तो मैं हमेशा बेरोजगार ही रहूंगा। कर्म मुझे खुद करना है, कमा के मुझे खुद खाना है, ना तो कोई सरकार कमा के देगी, ना कोई नेता कमा के देगा, ना कोई अभिनेता कमा के देगा। अगर मेरे कर्म हैं तो मेरे लिए रोजगार भी है। आपने देखा होगा देश में काम की कहीं कमी नहीं है। और बात रही इस देश को मजबूत करने की, तो मजबूत तो ये देश हुआ है पिछले 10 सालों में। हम 10वीं GDP से, विश्व में 10वीं GDP से आज 5वें स्थान पे आ चुके हैं और आगे हम और भी प्रथम स्थान पे आने की कोशिश करेंगे। सर आपका राजनीतिक बैकग्राउंड में बात कर लेते सर जी, कि आप जो राजनीति में आए, कैसे आपका आना हो, थोड़ा आपके बारे में। जी देखिए, हम शुरू से राम भक्त रहे हैं, राष्ट्र भक्त रहे हैं। जो पार्टी राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति अपनी दिखाएगी, हम सदैव उसके साथ हैं। फिलहाल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राजनीति को नहीं, जो राष्ट्र नीति पे काम करती है। और जो पार्टी राजनीति ना करके केवल और केवल राष्ट्र नीति पे काम करेगी, एडवोकेट दीपक माहेश्वरी सदैव उस पार्टी के साथ रहेगा। और जो भी एडवोकेट दीपक माहेश्वरी से जुड़ा हुआ है, सदैव वो उस पार्टी का साथ देगा। ये केवल और केवल विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा का मेल भाजपा से खाता है तो हम उससे जुड़े हुए हैं, और भाजपा का मेल खाता है राष्ट्र नीति से। सर सवाल मेरा ये भी है, दिल्ली में आपकी जो सरकार नहीं बन पा रही सर, विधानसभा को लेकर बात करेंगे, 25 साल का वनवास आपने काटा, तो इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में सर कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, हमने वनवास काटा दिल्ली में, और बहुत बड़ा वनवास अभी तक काट रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं यह भी है कि
जो सरकारें दिल्ली में थीं उनको उखाड़ने, जो करप्ट भ्रष्ट सरकार दिल्ली में थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ने का भाजपा काम कर रही थी और भाजपा कहीं ना कहीं उसमें सफल होने वाली थी। लेकिन एक तीसरे रास्ते से किसी तीसरी पार्टी की एंट्री होती है और वह इसका पूरा श्रेय ले जाती है और अपनी सरकार बना देती है। और उस पार्टी ने आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ के नेताओं के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, आप मुख्यमंत्री तक के पास जाओ दिल्ली के पास, वह कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। उनके पास फंड नहीं है तो वो आज दिल्ली का विकास कैसे कर सकते हैं? या एलजी का कहीं ना कहीं डंगा या केंद्र का दबाव है सर, देखिए, या कहीं ना कहीं जिस तरह एलिगेशन लगाती है केजरीवाल जी सर। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहे कि मैं दिल्ली का विकास करना चाहता हूं तो क्या एलजी उसे रोक लेगा? क्या केंद्र सरकार उसे रोक लेगी? यह कदापि निश्चित, ये है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ठान ले हम दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे तो दिल्ली का विकास होगा। आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और भी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ विकास हो रहा है। तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार की वो नीयत नहीं है विकास करने की। आप देख रहे हैं उनके बड़े बड़े कद्दावर नेता जो फ्रंट डेस्क पे बैठे रहते थे हमेशा मीडिया के सामने, आज वो किन आरोपों में जेल में पड़े हैं? वह भ्रष्ट हैं। उन्होंने रुपए लेकर काम किया, उन्होंने अपने घरों को भरने का काम किया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए काम किया, उन्होंने अपने अपनों के लिए काम किया, ना कि दिल्ली वासियों के लिए काम किया। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2025 में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटी से, आप एक लोकल रिठाला के रहने वाले हैं सर, बुद्ध विहार की, तो पब्लिक की जो भी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की बुनियादी, उनके लिए आप किस तरह लड़ाई लड़ते हैं? जी देखिए, क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं, मैं ही नहीं, हमसे पहले भी जो हमारे पिताजी वाली पीढ़ी है, दादाजी वाली पीढ़ी है, हमारे ये ब्लड में है, ये हमारे डीएनए में है। समाज सेवा हम तब से करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कभी भी हमें मौका मिलता है, ऐसा कोई अवसर मिलता है कि हम किसी की सेवा कर सकें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, सामाजिक प्लेटफॉर्म से, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, अपनी वकालत के प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्रकार से अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं तो ये हमारे ऑफिस का और हमारे घर का गेट सदैव ऐसे व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। वह जब मर्जी आएँ और दीपक महेश्वरी से संपर्क करें। दीपक महेश्वरी आपके लिए सदैव तैयार है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए। धन्यवाद सर। और लास्ट में कुछ संदेश, कुछ जनता में अपील देना चाहिए? मैं यही देना चाहूँगा कि 22 जनवरी को जो सब एक भ्रम फैला रहे हैं कि 22 जनवरी को आधे अधूरे श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होने वाला। पूरे मंदिर का उद्घाटन तब होगा जब मंदिर पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी केवल और केवल श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो उस अवसर पे यह एक महोत्सव पूरे देशवासी दीपावली नहीं, महादीपावली के रूप में बनाने को तैयार है, अग्रसर हैं। हमारे नज़दीक में मंदिर है, इस मंदिर में राम कथा का आयोजन आज से शुरू हो गया है और वह 22 जनवरी तक चलेगा। विभिन्न मंदिर हैं, ऐसे आयोजन शुरू हो रहे हैं। लोग इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वह कह रहे हैं हमारे राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी, हम वहाँ नहीं जा सकते उस दिन क्योंकि कई प्रोटोकॉल हैं। लेकिन हम अपने घर में, अपने मंदिरों में, नज़दीक के मंदिरों में इतनी भव्यता से मनाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं पूरे देश में दिखाई देगा और हम पूरे देश में महादीपावली मनाएंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत। तो यह हमारी सीधी बात दीपक महेश्वरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।